हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम डिटेल में कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सीआरपीसी का क्वेश्चन है कि प्ली बार्गेनिंग के संबंध में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनकी अप्लीकेबिलिटी इन सभी में से किस पर होती है। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर कोई ऑफेंस जो कि इफ़ेक्ट करता है इंडिया के सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन को, इस तरीके के ऑफेंस पर प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल होगा। या फिर कोई भी ऑफेंस जो कि किसी वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है, या कोई ऐसा ऑफेंस जो कि 14 साल के अंडर, अगर 14 साल के नीचे का अगर कोई बच्चा है, अंडर एज है, अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज है, उस पर प्ली बार्गेनिंग की जो प्रोविज़न है वो अप्लीकेबल होंगे, या इन सभी में से किसी पर भी अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसका सही जवाब है इन सभी में से किसी पर भी अप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि सारे गंभीर प्रवृत्ति के जो है ऑफेंसेस हैं। अब हम समझते हैं कि प्ली बार्गेनिंग के बारे में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सीआरपीसी में कहाँ पर प्ली बार्गेनिंग के बारे में दिया हुआ है। इसके लिए अगर हम चैप्टर की बारे में बात करें तो 21A सीआरपीसी का चैप्टर है जो प्ली बार्गेनिंग के बारे में बात करता है। सेक्शंस की बात करें तो 265A से लेकर 265L तक के जो सेक्शंस हैं सीआरपीसी में वो प्ली बार्गेनिंग के बारे में बात करते हैं। अब हम समझते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट सीआरपीसी के एमसीक्यू के बारे में कि प्ली बार्गेनिंग जो है अप्लीकेबल होंगी क्या जुवेनाइल ऑफेंडर पर, अपेलेंट स्टेज पर, या कोई ऑफेंस जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, 7 साल से ज़्यादा के लिए इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, या फिर 204 के अनुसार प्रोसेस ऑफ इशू के बाद प्ली बार्गेनिंग जो है अप्लीकेबल होती है। बिल्कुल सही है, इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम डिस्कस करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि सीआरपीसी के अनुसार कौन फाइल कर सकता है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को। क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ऑफेंस का जो विक्टिम है, पीड़ित है, या फिर जो एक्यूज्ड है जिसे दोषी ठहराया गया है। तो इसका सही जवाब है एक्यूज के द्वारा प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। ये आपको इसका जवाब मिलेगा 265B के सब क्लोज 1 के अंदर। क्लोज नंबर जो 1 है वहाँ से आपको इसका जवाब मिलेगा कि अगर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की गई है तो वो एक्यूज के द्वारा फाइल की जाती है। अब हम समझते हैं अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि एक्यूज के एब्सेंस में कब विटनेस का एग्जामिनेशन किया जा सकता है, और सीआरपीसी के अंदर कौन सी सेक्शन है जो इस बारे में बात करती है। क्या सीआरपीसी की सेक्शन 299, सीआरपीसी की सेक्शन 221, सीआरपीसी की सेक्शन 224 और सीआरपीसी की सेक्शन 298 298। तो इसका सही जवाब है सीआरपीसी की सेक्शन 299। 299 क्या कहती है, और एक्यूज के एब्सेंस में विटनेस का एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है। लेकिन जब हम सेक्शन 273 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्यूज की एब्सेंस जो है ज़रूरी है जब किसी भी विटनेस की गवाही की जा रही है। लेकिन जब हम सेक्शन 299 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये एक तरीके से एक्सेप्शन का काम करता है, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर एक्यूज प्रेजेंस नहीं हो सकता। कुछ रीज़न है जिसको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं।
बात करते हैं सेक्शन 299 की। तो 299 किस चैप्टर से संबंधित है? चैप्टर नंबर 23, जो बात करता है इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान होने वाले एविडेंस। तो यहाँ पर सेक्शन 299 में सिंपली ये कहा गया है कि एक्यूज अगर एब्सेंस है तो एविडेंस यहाँ पर भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में भी। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि एक्यूज जो है फरार है, एब्सकॉन्डेड है, भाग गया है, या फिर उसका अरेस्ट किया जाना जो है पॉसिबल नहीं है, कोई आशंका नहीं है कि एक्यूज जो है अरेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में जो भी कोर्ट उस केस को ट्राई कर रही है वो एक्यूज के एब्सेंस में भी विटनेस का एग्जामिनेशन कर सकती है, और जो भी विटनेस का एग्जामिनेशन होगा उसे एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा एक्यूज के अगेंस्ट इंक्वायरी में। साथ ही अगर ये एविडेंस हो जाते हैं और जो गवाही देने वाला व्यक्ति है या वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में फिर भी जो है जो भी गवाही इन व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, गवाहों के द्वारा दी जा रही है, उन्हें एविडेंस बनाकर एक्यूज के अगेंस्ट जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करें एक तरीके से अगर हम समझे, क्योंकि जब भी एक्यूज के एब्सेंस में किसी की गवाही होती है तो एक्यूज यहाँ पर आकर प्ली क्या रखता है कि मैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ, मेरे पास भी राइट है कि मेरे पास भी राइट है कि मैं उसे एग्जामिन करना चाहता हूं जिसने मेरे अगेंस्ट जो है गवाही दी है। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि वो एक्यूज भगोड़ा है, वो उस समय पर तो आया नहीं जब गवाही रिकॉर्ड की जा रही थी, तो प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस को जो है यहाँ पर उनकी गवाही करवाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके। तो लेकिन अगर वो बाद में आता है, वो फरार हो जाता है, उस समय पर नहीं आता है, तो कोर्ट जो ये व्यक्ति जिन्होंने गवाही दी थी उस समय पर उनकी गवाही को ही सही मानते हुए, उस एविडेंस को सही मानते हुए, इन गवाही को सही मानते हुए उसे ही कोर्ट में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अब बाद में वो आने के लिए सक्षम ही नहीं है। जो विटनेस है वो मर चुका है या किसी कारण से वो नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी ऑफेंस यानी अपराध जो कि पनिशेबल है डेथ पेनल्टी से या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट से, और जिस व्यक्ति ने ऐसी ऑफेंस किए हैं जो वो अननोन पर्सन है, यानी उसका पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं चल रहा कि किस व्यक्ति ने उसको मार दिया है। जैसे हम MSCT के केसेस के अंदर हिट एंड रन केस को समझते हैं कि कोई गाड़ी से मार के चला गया, पता ही नहीं है किसकी गाड़ी थी, किसने मारा, कौन व्यक्ति था। तो ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास यह पावर है कि वो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दे सकती है कि इस तरीके के केस में वो इंक्वायरी करे। अगर कोई भी विटनेस आता है ऐसे केस में उसको एग्जामिन किया जाए, और वो विटनेस कोई भी गवाही देता है कि उसने उस एक्सीडेंट के संबंध में, यानी कि जिसने ऑफेंस किया है उसके संबंध में कोई भी सबूत अगर मिलता है और उससे यह पता लगता है कि यह एक्यूज है, तो उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट MCQ क्या है कि A person is accused before the criminal court to call upon to give an evidence on oath, यानी कि ओथ पर, यानी कि किसी भी एक्यूज से यह कहा गया है कि तुम यह बोलिए कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसे में जो ये गवाही ली जा रही है ओथ पर, जो भी एक्यूज पर्सन की गवाही ली जा रही है, मेन क्या है, एक्यूज पर्सन की गवाही ली जा रही है,
तो या क्या ये गवाही पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिटर्न में उसकी रिक्वेस्ट पर ली जाएगी, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से प्रोसिक्यूटर जो है वो कह रहे हैं कि एक्यूज की गवाही ली जाए। दूसरी क्या है, कंप्लेंट बनाई गई है, कंप्लेंट की एप्लीकेशन के बेसिस पर, या फिर कोर्ट का यहाँ पर डायरेक्शन है कि एक्यूज के जो है एविडेंस लिए जाए, या फिर एक्यूज के खुद के द्वारा अगर वो रिटर्न में रिक्वेस्ट करता है तब उसकी गवाही ली जाती है। तो फोर्थ इसका बिल्कुल सही जवाब है। आज हमने इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर किया, साथ ही एक सेक्शन को डिटेल में समझा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।